आप सबका अपने स्टार चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भाग 2, जिसमें अम्ल क्षारक लवण के हमने गुणधर्म पढ़ लिए। अम्ल क्षारक लवण कितने प्रबल होते हैं वो पढ़ लिया। आज हम पढ़ रहे हैं अम्ल क्षारक लवण कितने प्रबल होते हैं, ये पॉइंट पढ़ रहे हैं। कितने प्रबल होते हैं मतलब कि उसको मापन किस प्रकार से किया जाए कि प्रबल अम्ल है, ये दुर्बल अम्ल है, प्रबल क्षार है, दुर्बल क्षार है। तो उसके लिए एक स्केल विकसित की गई। तो किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया, जिसे पीएच स्केल कहते हैं। उस स्केल का नाम है पीएच स्केल। अब इस पीएच स्केल में एक जो शब्द दिया है पी का मतलब होता है, ये जर्मन का शब्द है, इसका मतलब होता है पुशांश, पुशांश का मतलब होता है पोटेंस और इसका अर्थ होता है पावर, शक्ति। ये था हमारे पास पीएच स्केल। तो पीएच स्केल किसके लिए है? प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, प्रबल क्षार, दुर्बल क्षार, यानी अम्ल की प्रबलता और क्षार की प्रबलता को ज्ञात करने के लिए, दुर्बलता को ज्ञात, कौन सा अम्ल अथवा क्षारक कितना प्रबल है उसके लिए एक स्केल विकसित की गई। ये स्केल क्या करती है? किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को ज्ञात करती है। इसे पीएच स्केल कहते हैं। पीएच स्केल या हाइड्रोजन आयन के ऋणात्मक लॉगरिथम भी होता है। किसी पीएच स्केल का पी शब्द है, वो पी शब्द जर्मन शब्द है, जिसका अर्थ होता है पुशांश, पोटेंस, इसका अर्थ होता है शक्ति या पावर। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, यहाँ पे एक मैं पीएच स्केल का निर्माण कर रहा हूँ, बना रहा हूँ। ये पीएच स्केल ठीक इस प्रकार की होती है। ये पीएच स्केल है, ये इस प्रकार से, ये पीएच स्केल में यहाँ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और यहाँ 7, ये 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये 14, इस प्रकार के ये अंक अंकित है। इसमें हम देखते हैं क्या होता है। सबसे पहली बात कि जिसका पीएच 7 होता है वो विलयन कहलाता है उदासीन। जिसका पीएच 7 होता है वो विलयन उदासीन कहलाता है। 7 से कम वाले इस तरफ आने पर अम्लीय गुण बढ़ता है, इस तरफ आने पर अम्लीय गुण बढ़ता है। मतलब ये हुआ कि H+ आयन की सांद्रता बढ़ती है, H+ आयन की सांद्रता बढ़ती है। इसीलिए जितनी हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता, हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी, सांद्रता यानी H+ आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी, उसका पीएच उतना ही कम होगा। यानी पीएच 0 वाला, हाईएस्ट पीएच 0 जिसमें होगा, उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता सबसे ज्यादा होगी, H+ आयन की सांद्रता सबसे ज्यादा होगी। तो प्रबल अम्ल HCl, उदाहरण HCl है, जो जिसका pH 0 होता है। आगे बढ़ने पर H+ आयन की सांद्रता कम होती जाती है। 7 पे उदासीन। अब इस तरफ देखते हैं हम, 7 से इस तरफ आने पर, 7 से अधिक जाने पर क्षारकीय गुण बढ़ता है, हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता बढ़ती है। यहाँ पर हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता बढ़ती है, H+ आयन की सांद्रता घटती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं H+ आयन की सांद्रता घट रही है, हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता बढ़ रही है। इसीलिए प्रबल क्षार कौन होगा? जिसका pH 14 होता है। जैसे हम देखते हैं NaOH, जिसका pH 14 है, वो प्रबल क्षार है। तो यहाँ पर ये प्रबल क्षार है, ये प्रबल अम्ल है, ये उदासीन होते हैं। यहाँ पे आने वाले दुर्बल क्षार होंगे, यहाँ पे आने वाले दुर्बल अम्ल होंगे। तो ये पीएच स्केल से हम उसका निर्धारण कर सकते हैं। कुछ हमारे कोर्स में दे रखे हैं इनके विलयनों के पीएच मान, जिसको हम देखते हैं। पीएच इतना, उदासीन विलयन, जो उदासीन विलयन होगा उसका पीएच कितना होगा? 7, जो ना तो अम्लीय है ना क्षारीय है। फिर आता है अम्लीय विलयन का पीएच 7 से कम, क्षारीय विलयन का पीएच 7 से ज्यादा होगा। जठर रस, जो हमारे पेट के अंदर आमाशय में से जठर रस निकलता है, जठर रस का पीएच 1.2 होता है, 1.2 होता है। फिर आता है नींबू का रस, उसका पीएच 2.2 होता है। उसके बाद शुद्ध जल का पीएच 7 होता है, उदासीन होता है शुद्ध जल। रक्त का पीएच वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि रक्त का पीएच कितना होता है। तो 7.4 रक्त एक क्षारकीय होता है, तो रक्त का पीएच कैसा होता है? 7.4, ये प्रश्न पूछा गया है। फिर आता है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम MgOH का होल 2, जिसको एंटासिड के रूप में काम में लेते हैं। MgOH का होल 2 ये मिल्क ऑफ मैग्नीशियम है, एंटासिड के रूप में काम में लिया जाता है। इसका pH 10 होता है, 10 होता है। फिर आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, अभी मैंने बताया कि यह एक प्रबल क्षार है, इसका pH 14 होता है।
अम्ल तथा क्षारक की शक्ति विलयन में क्रमशः H प्लस आयन तथा हाइड्रोक्सिल आयन दो पे निर्भर करेगी। H प्लस आयन ज्यादा होगा तो वो प्रबल अम्लीय होगा, OH माइनस ज्यादा होगा तो वो प्रबल क्षार होगा। आयन की संख्या पर निर्भर करता है। अधिक संख्या में H आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल प्रबल अम्ल कहलाएंगे और जबकि कम संख्या में H प्लस आयन उत्पन्न करने वाले क्या कहलाएंगे, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। दैनिक जीवन में पीएच का बहुत बड़ा महत्व है। जैसा हमारा शरीर भी एक निश्चित पीएच के बीच में कार्य करता है, जैसे कि 7 से 7.8 पीएच के बीच में मनुष्य के शरीर कार्य करता है। फिर वर्षा का जल पीएच का मान, यदि वर्षा जल है उसका पीएच 5.6 से कम हो जाएगा तो वो अम्लीय वर्षा होगी और वो अम्लीय वर्षा सभी के लिए नुकसानदायक होती है। वह वर्षा अम्लीय वर्षा कहलाती है। प्रश्न पूछा जाता है कि अम्लीय वर्षा का पीएच कितना होता है, तो 5.6 से कम। शुक्र का जो वायुमंडल है वो सल्फ्यूरिक अम्ल यानी वहां पर भी H2SO4, तो इसका पीएच क्या होगा, 7 से कम होगा। इसके मोटे श्वेत बादल और पीले बादलों से बना होता है। पौधा एक विशिष्ट पीएच मान में ही सर्वाइव होता है, जीवित रह सकता है, इसीलिए हर जगह हर पौधा उत्पन्न नहीं होता। अब आता है पीएच का हमारे मुंह में भी बहुत बड़ा रोल है। क्या होता है, मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दंत क्षय होता है। दंत क्षय का मतलब होता है दांतों में नुकसान हो जाता है। जैसे हमने रात्रि में भोजन किया, हमारे दांतों के बीच में भोजन के कण फंस जाते हैं, उसमें जीवाणु पड़ने के कारण वो अवायवीय श्वसन करते हैं और उसमें अम्ल का निर्माण करते हैं। उस अम्ल में हमारे शरीर का सबसे कठोरतम भाग जिसे हम एनिमल कहते हैं, वो एनिमल भाग होता है, वो उस अम्ल में घुल जाता है, जिसके कारण दांतों का क्षय हो जाता है, जिसे दंत क्षय कहते हैं। देखिए, जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है तो दांतों का कठोरतम भाग एनिमल कहते हैं, वह मुंह में बने अम्ल में घुलने लगता है, जिसे दंत क्षय कहा जाता है। मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया भोजन के पश्चात मुंह में अवशिष्ट शर्करा एवं खाद्य पदार्थों का निम्नीकरण करके क्या करते हैं, अम्ल उत्पन्न करते हैं और इस अम्ल में हमारा एथेनॉल ये एनिमल भाग घुल जाता है। अब इसमें इसका उपाय क्या है, जो ये दंत क्षय हुआ इसको रोका कैसे जा सकता है, तो जितने भी दंत मंजन होते हैं वो सारे क्षारीय होते हैं। क्षारीय दंत मंजनों का उपयोग करके इसका निवारण किया जा सकता है। अब हमारे पास कुछ अम्ल दिए हुए हैं, तो ये कैसे अम्ल है, ये सारे प्राकृतिक अम्ल है जो प्रकृति में पाए जाते हैं। नंबर 1 सिरका, सिरके में एसिटिक अम्ल होता है। इमली में टायट्रिक अम्ल होता है। दही में लैक्टिक अम्ल होता है। इसी प्रकार संतरा में सिट्रिक अम्ल होता है। नींबू में भी सिट्रिक अम्ल होता है। ये आ गया। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है। चींटी के डंक में मेथेनोइक अम्ल होता है। नेटल के डंक में मेथेनोइक अम्ल होता है। मधुमक्खी के डंक में मेथेनोइक अम्ल होता है। तो ये हमारे को कुछ पूछे जा सकते हैं कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, दही में, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इस प्रकार का प्रश्न आता है। ये सब वन लाइनर प्रश्न है। ये था हमारा दूसरा भाग। धन्यवाद।